साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ पीबी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश सेट परीक्षा के बारे में, नेट के बारे में, जीआरएफ के बारे में। इसके अलावा हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए आप टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये प्रश्न आपको उसमें 100% मददगार साबित होंगे। आज हम दिसंबर 2012 का पेपर हल करेंगे हिंदी साहित्य का। शुरू करते हैं आज का पेपर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। सरहपा के बारे में हमको बताना है, इनका संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य से सरहपा का संबंध है और राहुल सांकृत्यायन ने जो है सरहपा को हिंदी का पहला कवि भी माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों दूसरा हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास, नंददास, कुंभनदास या सुंदरदास। हमको बताना है कौन इसके कवि नहीं रहे हैं। जो अष्टछाप की स्थापना 1865 में की गई थी, तो इसमें जो शामिल नहीं है वह सुंदरदास शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन है रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति बद्ध या स्वच्छंद। तो जो बिहारी है रीति काल की 3 धारा है, रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जिसमें से जो बिहारी है वह रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। हमको याद रखना है जो बिहारी है वह रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। रीति मुक्त के घनानंद हैं और रीति बद्ध के केशव हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमको उत्तर बताना है कि प्रेमचंद जो है किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार रहे हैं। तो आदर्शवादी या यथार्थवादी या आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। इसको हमको याद कर लेना है कि प्रेमचंद जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो खंजन नयन जो कहा जाता है वह सूरदास को कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है। स्वच्छंदतावादी का जो अंग्रेजी की स्वच्छंदतावादी काव्य धारा है, इसका प्रभाव किस पर दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छायावाद के ऊपर। छायावाद जो कि सन 1918 से 1936 तक जो हमारे यहाँ चला, जिसके प्रमुख 4 कवि हुए वर्मा, पंत, निराला और प्रसाद। तो इसको अंग्रेजी में स्वच्छंदतावादी या फैंटेसी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपरोक्त पंक्तियाँ किससे उद्धृत हैं। हमको बताना है ये जो पंक्तियाँ हैं किससे ली गई हैं। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ महाप्राण निराला की है। निराला की जो रचना है सरोज स्मृति, सरोज स्मृति की ये पंक्तियां हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरोज स्मृति। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? हमको बताना है रस आखेटक के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 8 का हमको सही उत्तर बताना है। तो रस आखेटक के जो रचनाकार हैं वह है कुबेरनाथ राय। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। हमारा जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। रस आखेटक के रचनाकार कुबेरनाथ राय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? साथियों, हमको नहीं पर विशेष ध्यान देना है कि हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी नहीं है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते या जीप पर सवार इल्लियां। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ये जो है हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है, बल्कि जीप पर सवार इल्लियां जो रचना है वह तो शरद जोशी की है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? हमको बताना है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। तो यह यात्रा वृतांत है। एक बूंद सहसा उछली जो है यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? क्वेश्चन नंबर 11 का हमको राइट उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नामवर सिंह की रचना है आलोचक के मुख से। इनका जो व्याख्यानों का संकलन है वह है आलोचक के मुख से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, समय देवता किस कवि की कविता है? हमको बताना है प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। समय देवता किसकी रचना है? तो समय देवता जो है नरेश मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 है। हमको बताना है ऑफ ग्रामेटोलॉजी के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 13 का जो हमारा राइट उत्तर है वह है जैक देरिदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट उत्तर। कौन से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर है वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 15 का हमको राइट उत्तर बताना है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसकी रचना है? तो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है जो यह रचना है विद्यानिवास मिश्र की। विद्यानिवास मिश्र की रचना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? हमको बताना है विजय देव नारायण शाही की रचना कौन सी है। जायसी, सूरदास, रसमीमांसा या साहित्य आलोचना। तो जो विजय देव नारायण शाही हैं इनकी आलोचना कृति जो है वह है जायसी। इनकी जायसी जो रचना है वह आलोचना कृति है विजय देव नारायण शाही की। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि। प्रश्न नंबर 17 का हमको उत्तर बताना है। अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण में से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। हमको इसका राइट उत्तर बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। ए और बी सही, सी गलत, या ए और सी सही, बी गलत,
बी और सी सही, ए गलत, या फिर सी और ए सही, बी गलत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर है। ए और सी सही है, बी गलत है। ए अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, ए भी सही है। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, ए भी सही है। लेकिन खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, ए इसका गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयतित है। ये दो हमारे लिए लाइनें दी गई हैं या दो हमारे लिए वाक्य दिए गए हैं। हमको इसके बारे में बताना है कि नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयतित है। अब इसमें से क्या सही क्या गलत है हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। ए और बी दोनों सही है। जो नई कविता है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयतित है। ये दोनों ही वाक्य सही है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। अब हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं, ए है सभी सही, बी विकल्प है ए सी और डी सही, बी आंशिक सही, सी है आंशिक सही, ए बी और डी सही हैं, ए बी सी सही, डी आंशिक सही। आंशिक सही मतलब 100% ये विशेषता नहीं है, बस इसका पुट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट उत्तर है वह है आपका आंसर नंबर डी। आंसर नंबर जो डी है यही जो है इसका सही उत्तर है कि ए बी और सी तो सही है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति भी है, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह भी है और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण भी है। लेकिन छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, ए आंशिक सही है। 100% ऐसा नहीं है कि छायावाद मतलब रहस्यवाद ही है। हाँ, छायावाद में रहस्यवाद झलकता है लेकिन 100% रहस्यवाद नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। प्रश्न नंबर 21 है। हमको बताना है कि सबसे सही काल क्रम के अनुसार ग्रंथ कौन से लिखे गए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। दूसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, या फिर मिश्र बंधु विनोद फिर हिंदी साहित्य का इतिहास फिर हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट उत्तर है। जो इसका सही क्रम है मिश्र बंधु विनोद, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका और उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु विनोद, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो सीधे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं का सही क्रम है
ऑप्शन नंबर सी में दी गई रचनाएं। ऑप्शन नंबर सी में जो रचना दी गई हैं, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका। सबसे पहले दोहावली है, उसके बाद गीतावली है, उसके बाद रामचरितमानस है, उसके बाद विनय पत्रिका है। तो इनकी रचनाओं का सही क्रम है, सबसे पहले दोहावली, फिर गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट उत्तर है श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बाद महर्षि चरण गुप्त और फिर रामनरेश त्रिपाठी। तो सबसे पहले जो जन्म हुआ, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युग में सबसे पहले नंबर पर श्रीधर पाठक, उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बाद महर्षि चरण गुप्त और उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए आत्मजयी, फिर कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा। दूसरे में कनुप्रिया, उर्वशी, आत्मजयी, यशोधरा। तीसरा उर्वशी, कनुप्रिया, यशोधरा, आत्मजयी। चौथा यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया या आत्मजयी। हमें इसका राइट उत्तर बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है, यशोधरा, उसके बाद उर्वशी, फिर कनुप्रिया और फिर आत्मजयी। इस तरीके से इन रचनाओं का सही प्रकाशन काल यही है, पहले नंबर पर यशोधरा, उसके बाद उर्वशी, उसके बाद कनुप्रिया, उसके बाद आत्मजयी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही क्रम क्या है? हमको बताना है जो पाश्चात्य समीक्षक हुए हैं इनका जन्म की दृष्टि से सही क्रम क्या है। अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस, कॉलरिज। प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, कॉलरिज। कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस, अरस्तु, प्लेटो या कॉलरिज। प्रश्न नंबर 25 का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। प्लेटो के बाद आते हैं अरस्तु, अरस्तु के बाद आते हैं कॉलरिज। तो हमारा राइट उत्तर जो है हमें याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस, या फिर सरस्वती, हंस, चांद, कवि वचन सुधा, या हंस, चांद, कवि वचन सुधा, सरस्वती, या चांद, हंस, सरस्वती और कवि वचन सुधा। प्रश्न नंबर 26 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कवि वचन सुधा, उसके बाद सरस्वती, फिर चांद, फिर हंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। हमको बताना है जो ये उपन्यास है इनके प्रकाशन का सही क्रम बताना था। तो इनके प्रकाशन का जो सही क्रम है, सबसे पहले नंबर पर है झूठा सच, इसके बाद आधा गांव, इसके बाद तमस और इसके बाद सूखा बरगद। तो इस तरीके से इनके प्रकाशन का ही सही वर्ष है। साथियों, अगले वीडियो में हम और तैयारी के साथ आपके सामने आएंगे। तो जितने भी उपन्यास पूछे गए हैं इनका प्रकाशन वर्ष, जितने कवियों का जन्म क्रम पूछा गया है उनके जन्म की तिथि अगले वीडियो में हम और अच्छे से लाएंगे। अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी ऐसे वीडियो में क्वेश्चन आए हैं जिनमें या तो किसी कवि का नाम बताना जरूरी था, या किसी कवि का जन्म की डेट बताना, या किसी पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष बताना, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो प्रश्न नंबर 28 का हमको राइट उत्तर बताना है, कवियों का सही जन्म क्रम बताना है।
तो पद्माकर बिहारी चिंतामणि केशवदास, बिहारी पद्माकर केशवदास चिंतामणि, चिंतामणि केशवदास बिहारी पद्माकर, या फिर केशवदास चिंतामणि बिहारी और पद्माकर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। केशवदास, उसके बाद चिंतामणि, फिर बिहारी, फिर पद्माकर। तो इनका जो सही कवियों का सही क्रम है ये जन्म के हिसाब से है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं केशवदास का जन्म वर्ष, चिंतामणि का जन्म वर्ष, बिहारी का और पद्माकर का। और यदि आप इस तरीके से रिसर्च करके पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। फिर से हमें कवियों का सही अनुक्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर है हमको बताना है काव्यों का सही अनुक्रम। सॉरी दोस्तों, कवि नहीं है, काव्य है, मतलब रचनाओं का सही क्रम हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा और लोकायतन। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, राम की शक्ति पूजा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना है, और लोकायतन किसकी रचना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। घुन खाए सह तीरों पर, एक बीते के बराबर, किंतु हम हैं दीप, भूख से रियायती हुई। इधर कवियों के नाम दिए गए हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल, अग्गे, लीलाधर जगूड़ी। साथियों तो इसमें से सबसे पहले हमको अग्गे की एक लाइन सबसे पहले दिख रही है, किंतु हम है दीप, नदी के दीप की ये लाइन है। तो ऑप्शन नंबर सी में हम सबसे पहले चौथा देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें चौथा दिख रहा है ए में और डी में। तो इसके अलावा आगे जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है, मतलब ए जो है दूसरे नंबर पर है। घुन खाए सह तीरों, हमको याद रखना है क्या लिखा है, घुन खाए सह तीरों पर। तो इसमें ए का उत्तर है 2, नागार्जुन। ए नागार्जुन की पंक्ति है। दूसरा है बी नंबर, एक बीते के बराबर पहला। एक बीते के बराबर पहला ए है केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति। चौथा किंतु हम हैं दीप, तो ए है अग्गे की लाइन, नदी के दीप से ली गई है। और अगला डी नंबर है। डी नंबर का जो राइट उत्तर है वह होगा हमारा तीसरा, धूमिल, भूख से रियायती। इस तरीके से हमने ऑप्शन नंबर डी के सभी विकल्पों को और अच्छे से मिला लिया और इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ पत्रिका का नाम है, दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम है। हमको बताना है कि कौन सी पत्रिका का संपादन किसने किया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और इधर कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, आनंद कादम्बिनी और प्रजा हितैषी। और 5वें नंबर पर मतवाला। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन से कवि ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को यदि हम मिलाते हैं तो इसमें ए में आ जाएगा दूसरा। श्याम सुंदर सेन की जो पत्रिका है वह है हमारी समाचार सुधा वर्षण। इसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है प्रजा हितैषी। हम इसको इस तरीके से मिला लें, राजा लक्ष्मण सिंह की जो है वह है कौन सी, प्रजा हितैषी। इसके बाद अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबको पता होनी चाहिए, इनकी जो है सी नंबर का पहला कवि वचन सुधा। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचना है पत्रिका है वह है आनंद कादम्बिनी।
जो है आनंद कादम्बिनी। इस तरीके से हमने जो है मिलान किया सभी जोड़ियों का कि श्याम सुंदर सेन जो हैं, श्याम सुंदर सेन की है समाचार सुधा वर्षण, राजा लक्ष्मण सिंह की है प्रजा हितैषी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कवि बचन सुधा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है आनंद कादम्बिनी। हम याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से मिलाना है। अब हमको एक तरफ पत्रिका का नाम दिया गया है, एक तरफ प्रकाशन वर्ष दिया गया है। सार, सुधानिधि, बंगदूत, भारत मित्र, हंस, ये 4 पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है 32वें क्वेश्चन का डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके हिसाब से ए नंबर का जो राइट उत्तर होगा, ए नंबर वालों के लिए ए का हमारा हो जाएगा तीसरा। सार सुधानिधि जो है 1879 में प्रकाशित हुई। इसके बाद आती है बंगदूत, बंगदूत जो है 1931 में प्रकाशित हुई। इसके बाद आती है भारत मित्र, भारत मित्र 1877 में प्रकाशित हुई। इसके बाद आती है हंस, जो हंस पत्रिका प्रकाशित हुई, हंस पत्रिका 1930 में प्रकाशित हुई। इस तरीके से हमने सारे राइट उत्तर जान लिए। सार सुधानिधि 1879, बंगदूत 1931, भारत मित्र 1877 और हंस 1930। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें हमको पूरी कृतियों के नाम बताने हैं कि जो है कौन सी कृति जो है उसके आलोचक की है। नीचे हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं और ऊपर आलोचकों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले आलोचक का नाम है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरा नंबर पर नए साहित्य का सौंदर्य। तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल और नया साहित्य नए प्रश्न। ये 4 हमारे सामने आलोचकों के नाम हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, हमको बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहले नंबर तो हम देखेंगे सी नंबर पर 5वां कहाँ है। साथियों जैसे ही हमें सी नंबर पर 5वां मिलता है तो हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो सीधे ही अलग हो जाते हैं। इसके बाद नया साहित्य नए प्रश्न, नए साहित्य का सौंदर्शन, दूसरी परंपरा की खोज। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 33 का, इसके हिसाब से ए है। साथियों इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का 5वां, डी का चौथा। तो ए का दूसरा, इसके हिसाब से दूसरी परंपरा दूसरी खोज की रचनाकार कौन होंगे? नामवर सिंह। इसके बाद बी नंबर पर नए साहित्य का सौंदर्य दर्शन, यह जो रचना है यह है गजानन माधव मुक्तिबोध की। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। और नया साहित्य नए प्रश्न, यह जो रचना है यह नंद दुलारी वाजपेयी की है। ना से नया ना से नंद दुलारी वाजपेयी। इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट उत्तर है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, नए साहित्य का सौंदर्य दर्शन गजानन माधव मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसके जो है विकल्पों पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने लिखा है निम्नलिखित कथनों का उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला कथन है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। दूसरा है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। तीसरा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। चौथा है
भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो हम ये परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। तो अब हम विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं और अनुमान लगाते हैं उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी का तो 1 नंबर 100% तय है और भक्ति आंदोलन एक जातीय आंदोलन है। ये जो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर भी हम उत्तर चेक कर लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या है। तो 34 नंबर का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से हमारे जो उत्तर बनेंगे वह बनेंगे कुछ इस तरह कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। यह है आपका रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। ये होगा जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा 34 का बी राइट उत्तर है। तो बी का होगा दूसरा, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसके बाद छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। और भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन रामविलास शर्मा ने कहा है। तो डी का हो जाएगा चौथा। इस तरीके से इस प्रश्न का हमने उत्तर लगाया। साथियों प्रश्न बड़े हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप इसको बड़ी आसानी से देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ मिलाइए। लहरों के राजहंस, आधा गांव, तुम चंदन हम पानी और मुर्दहिया। तो 35 का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है और हमको अब इसके बारे में जानना है क्या क्या ऑप्शन है। डी के हिसाब से ए नंबर का हो जाएगा पहला, लहरों के राजहंस जो है वह एक नाटक है। आधा गांव जो है वह एक उपन्यास है। आधा गांव एक क्या है, उपन्यास है। इसके बाद तुम चंदन हम पानी, यह क्या है, एक निबंध है। और मुर्दिया क्या है, यह एक आत्मकथा है। इस तरीके से हमने देख लिए सभी उत्तर आपसे बन जाएंगे। लहरों के राजहंस नाटक है, आधा गांव उपन्यास है, तुम चंदन हम पानी निबंध है और मुर्दहिया यह एक आत्मकथा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गबन, नदी के दीप, मेला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। साथियों ये उपन्यास अब हम पढ़ेंगे तो हमको इनके पात्र जरूर याद रखने हैं। सबसे पहले तो मेला आंचल में एक रहते हैं डॉक्टर प्रशांत, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इस 36 का राइट उत्तर है हमारे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए का तीसरा दिया गया है, बी का चौथा दिया गया है और सी का दूसरा, डी का पांचवा। इस तरीके से हम इनका मिलान कर लेंगे। मिलान करेंगे तो हमको मिलेगा ए का तीसरा। गबन में जो है एक पात्र है वह है जालपा। इसके बाद बी नंबर पर नदी के दीप, नदी के दीप में है भूंगन। इसके बाद सी नंबर पर जो है मेला आंचल है, मेला आंचल में डॉक्टर प्रशांत और बाणभट्ट की आत्मकथा में है निपुणिका। इस तरीके से हमें इनके पात्र याद हो जाएंगे, सभी को याद हो जाएंगे। गबन में है कौन, जालपा। नदी के दीप में कौन है, भूंगन। मेला आंचल में कौन है, प्रशांत। बाणभट्ट की आत्मकथा में कौन है, निपुणिका। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाटक दिए गए हैं, एक तरफ जो है उसके पात्र दिए गए हैं। सिंहरण, युयुत्स, जुनेजा, दक्ष, आधे अधूरे
हानूस, चंद्रगुप्त, अंधायुक्त, एक कंठ, बिस्पाई। ये जो है नाटकों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। तो इसके हिसाब से ए का है तीसरा। तो सहहरण जो है इसके पात्र है चंद्रगुप्त। इसके बाद बी पर है युत्सु। युत्सु जो है अंधे युग का जो नाटक है उसका पात्र है। जुनेजा है आधे अधूरे का। और दक्ष है एक कंठ, बिस्पाई का। इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। एक बार और हम अच्छे से याद कर लेंगे इसको। जब हम सही से याद करेंगे तो सहहरण में आ जाएगा आपका चंद्रगुप्त, युत्सु में आ जाएगा आपका अंधा युग, जुनेजा में आ जाएगा आपका आधे अधूरे और दक्ष में आ जाएगा एक कंठ, बिस्पाई। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्य दिए गए हैं, एक तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का हमको राइट उत्तर बताना है। सबसे पहला है भट्ट लोलट, दूसरे नंबर पर है शंकुक, तीसरे नंबर पर है अभिनव गुप्त, चौथे नंबर पर है भट्टनायक। इनके सिद्धांत बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से पहले का हमारा जो उत्तर है वह है ए का चौथा। भट्ट लोलट जो है इनका सिद्धांत है आरोपवाद। इसको हम याद रख लेंगे। इनका सिद्धांत क्या है? आरोपवाद। शंकुक है जो शंकुक का है अनुमितिवाद। शंकुक जो है अनुमितिवाद। और अभिनव गुप्त का जो है वह है अभिव्यक्तिवाद। अभिनव और अभिव्यक्ति हम याद रख सकते हैं। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, भट्ट लोलट का जो है आरोपवाद, शंकुक का अनुमतिवाद। बचता है भट्टनायक। भट्टनायक का है भुक्तिवाद। भाष्य से भट्ट और भाष्य भुक्ति। हम इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। एक बार और अच्छे से समझ लें। भट्ट लोलट आरोपवाद, शंकुक का है अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक का है भुक्तिवाद। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों कुछ प्रश्न बड़े हैं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आप इसको जब तक समझेंगे नहीं, जब तक हमसे बनेगा नहीं, तो इन प्रश्नों को हल करना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। भामह, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ। 10वीं शताब्दी, 17वीं सदी, 11वीं सदी, 14वीं सदी और 6वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। इसके हिसाब से जो है ए का है 5वां। जो भामा है वह 6वीं शताब्दी के हैं। इसको हम याद रख लेंगे। भामा जो है 6वीं शताब्दी के हैं। इसके बाद क्षेमेंद्र है जो वह 11वीं शताब्दी के हैं। इसके बाद जो विश्वनाथ हैं वह 14वीं शताब्दी के हैं। और इसके बाद बचते हैं पंडित जगन्नाथ। तो जो पंडित राज जगन्नाथ हैं वह है 17वीं शताब्दी के। इस तरीके से 6, 11, 14, 17 हमको याद हो जाएंगे। भामा 6वीं शताब्दी में, क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी में, विश्वनाथ 14वीं में, पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का राइट उत्तर है जो हमारा वह है बी। अब हमारा अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तर्क है लोभ प्रेम का मूल है। प्रश्न नंबर 40 का हमको राइट उत्तर बताना है। तो इसका जो है राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि लोभ प्रेम का मूल नहीं है। प्रेम
जहाँ होता है वहाँ लोभ तो होता ही नहीं है, इसलिए आर गलत है। हाँ, ये सही है कि किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। ये सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं, तर्क उनका व्याकरण एक ही है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ए सही, ए गलत है, आर सही है। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं, तर्क आर सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए गलत, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं, ये गलत है। तर्क उनका व्याकरण एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो उत्तर इसमें बताया जा रहा है वह सी बताया जा रहा है, पर हम इससे थोड़े से संतुष्ट नहीं हैं। इस प्रश्न को आप स्टार लगा दें। इसका उत्तर, हालांकि इसमें जो आ रहा है कि ए गलत है, आर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है। यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है और आर भी गलत है। ना तो शिवप्रसाद सितारे हिंद का कथन है और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। इस तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है इस पैराग्राफ पर आधारित। तो पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके उत्तर बता पाएंगे। पैराग्राफ है, यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजी अर्थतंत्र और मध्यवर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है, पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में ना तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, ना ही कोई मजबूत मध्य वर्ग पैदा हुआ। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश के चंगुल में तड़फड़ा रहा था और एक विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवाद की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्यवर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर अहिंदी भाषी, विशेष रूप से बांग्ला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। तो हमने पैराग्राफ पढ़ा, अब हम देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जाता? तो हिंदी उपन्यास के विकास पर पश्चिमी उपन्यासों का भी प्रभाव है, इसको सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 47 है, हम क्वेश्चन नंबर पहले 46 पढ़ना है। पूंजीवाद अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट उत्तर है ए, यूरोपीय उपन्यास। पूंजीवादी अर्थतंत्र मध्यम वर्ग ने यूरोपीय उपन्यास की लिखने की जो विधा है उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता? हिंदी उपन्यास के विकास पर पश्चिमी उपन्यासों का भी प्रभाव है। हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। हिंदी उपन्यास में परंपरा से चली आती कथा का भी योगदान है। हिंदी उपन्यास भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। तो हमने अभी ही पढ़ा है पैराग्राफ में कि हिंदी उपन्यास भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, लेकिन हमको तो यहाँ पर नहीं बताना है साथियों।
तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। यह जो है संगत नहीं है। बाकी हिंदी उपन्यास के विकास पर पश्चिमी उपन्यासों का प्रभाव है, बिल्कुल देखने को मिलता है। हिंदी उपन्यास में परंपराओं से चली आ रही कथाओं की भी भागीदारी है और राष्ट्र जनता की आकांक्षाओं का भी इसमें स्पष्ट बखान किया गया है, मतलब आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों 3 प्रश्न और बचे। अगला प्रश्न है 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी अर्थतंत्र का वजूद नहीं था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 1870 से 90 की अवधि में भारत किसके चंगुल में तड़फड़ा रहा था? तो 1870 से 90 के दशक में जो भारत है वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में फंस करके तड़फड़ा रहा था। और अब हमारा अंतिम प्रश्न आज के इस वीडियो का कि हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? तो किसकी अभिव्यक्ति था? हिंदी भाषी जनता की। हिंदी भाषी जनता की अभिव्यक्ति था। इस तरीके से हमने 50 प्रश्न हल किए जो कि नेट, जेआरएफ, सेट सभी में महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे और डबल स्पीड में देखेंगे ताकि आपकी जो है रिवीजन अच्छा हो जाए, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम प्रतिदिन एक सेट हल करेंगे पुराने पेपर्स का। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।